लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए अस्सलाम वालेकुम, कैफे आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर 84 असाइनमेंट करके आनी थी ना, फिर अब पीछे चले जाए, सारे जो असाइनमेंट नहीं करके आए पीछे चले जाए। हमने कल टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स के प्रोसीजर स्टडी किए और आपको होम असाइनमेंट दी गई, ठीक है, होम असाइनमेंट। अच्छा, आइंदा जब कभी भी होम असाइनमेंट आपको दी जाए ना, उसमें वॉल्यूम 1 के क्वेश्चंस आप सिर्फ रीड कर लें और वॉल्यूम 2 के जो क्वेश्चंस हैं ये आपने रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि वॉल्यूम 1 में ज्यादातर रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है, चंद एक केस स्टडी के क्वेश्चन भी आते हैं वॉल्यूम 1 में। तो जो वॉल्यूम 1 में केस स्टडी के क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन है, वो सिर्फ रीड कर लें। और जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, जैसे आज जो हम कंसेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 18 का क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, वो रिटर्न में कर लें। बाकी के क्वेश्चन जो है जो रिप्रोडक्शन के, वो सिर्फ रीड कर लें, लेकिन वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन आपने रिटर्न फॉर्म में करने हैं, ठीक है। ये आज कुछ स्टूडेंट असाइनमेंट करके आए, कह रहे वॉल्यूम 1 के क्वेश्चन तो रिटर्न फॉर्म में कर लिए हैं, लेकिन वॉल्यूम 2 का कोई क्वेश्चन नहीं किया। तो वॉल्यूम 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हैं और आपको बताया एग्जाम में इस चैप्टर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में करने हैं, वॉल्यूम 1 के सिर्फ रीडिंग कर ले तो भी काम चल जाएगा। क्लियर? तो ये आइंदा इस चीज का ध्यान रखिएगा। आज के होम असाइनमेंट भी नोट कर लें, और ये क्वेश्चंस होम असाइनमेंट हम ये सेकंड वाले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, आपको पता है ना ये, ठीक है। सेकंड वाला जो लेक्चर होता है दोपहर का, उसमें हम कोई कंसेप्ट नया डिस्कस नहीं करते, बल्कि जो असाइनमेंट है कभी कभार इक्का दुक्का कोई कंसेप्ट डिस्कस हो जाए तो हो जाए, वरना हम असाइनमेंट को डिस्कस करते हैं। तो आपके जो होम असाइनमेंट की डिस्कशन होगी, जरूर स्टूडेंट ने पूछा था डिस्कशन, लेकिन वो इस लेक्चर में नहीं होगी, इसमें हम नया कंसेप्ट सीखेंगे। वो जो दोपहर को सेकंड लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम आपकी केस स्टडीज की डिस्कशन करेंगे। चलिए, अच्छा, अब इस सब्सटेंटिव प्रोसीजर में वो डिफरेंट एरियाज हमें बताता है, जिनके सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमने बताने होते हैं। इस एरिया में हमने इसकी एग्जाम वाइज तरतीब से कर रहे हैं, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव अहम है। सबसे अहम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 था, वो हमने किया। फिर उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 इंटेंजिबल, वो करेंगे आज। और इसके बाद फिर डायरेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 18 पे चले जाएंगे। इसका यह मतलब नहीं दरमियान वाले एरियाज करने नहीं है, नहीं, वो भी करने हैं, लेकिन लर्निंग ऑब्जेक्टिव 18 ज्यादा है। ये स्पेशल केसेस है जो केस स्टडीज में उसके फेवरेट है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 18 स्पेशल केसेस हैं जो केस स्टडी के क्वेश्चन में वो पूछता है, इसीलिए हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 के बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 की बजाय 18 पे चले गए। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 18 ज्यादा अहम है, 18 ज्यादा है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में हम क्या, 18 असल में डिफरेंट सिचुएशंस बताता है कि छोटी छोटी डिफरेंट सिचुएशंस हैं, किस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है ये इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेट करता है कि हम इंटेंजिबल्स को कैसे वेरीफाई करेंगे, इंटेंजिबल एसेट्स को। अब अगेन 1 बाय 1 मैं आपको प्रोसीजर शेयर करूंगा, जो प्रोसीजर आपको समझ आ जाए आप ओके कर दीजिएगा, जो प्रोसीजर समझ ना आए वो बता दीजिएगा, उसको फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि हमारे मोर देन 50% प्रोसीजर रिपीट होंगे हर एरिया में, तो यहां पे भी इसी तरह होगा। हमने जो कॉमन प्रोसीजर पढ़ लिए हैं, उसके बाद जो प्रोसीजर जिस इस एरिया में आ रहे होंगे वो आप आसानी से समझ लेंगे। कोई डिफरेंट प्रोसीजर हुआ स्पेसिफिक तो आप बता दीजिएगा। सबसे पहले इंटेंजिबल एसेट्स 3 तरह के हो सकते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब कौन से एसेट्स हैं? जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, एक गुडविल, एक डेवलपमेंट कॉस्ट और एक अदर इंटेंजिबल, जैसे ब्रांड वगैरह, लाइसेंस वगैरह आप एक्वायर करते हैं। आपने काउंटिंग में ये इंटेंजिबल्स का लफ्ज पढ़ा हुआ है? तो इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ी होंगी। क्या क्या एग्जांपल है इंटेंजिबल्स की? ब्रांड, सॉफ्टवेयर, लाइसेंस, ये सारी अदर इंटेंजिबल्स की एग्जांपल है। डेवलपमेंट कॉस्ट भी कैपिटलाइज करते हैं आप, ये भी काउंटिंग में पढ़ा हुआ ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला स्टैंडर्ड। नहीं भी पढ़ा तो आपको ये कंसेप्ट तो पता होगा कि डेवलपमेंट रिसर्च कास्ट, वो जब कोई आप प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं तो तजर्बे करने में जो भी आपके खर्चे होते हैं एक्सपेरिमेंट करने में, वो रिसर्च कास्ट है, उसे एक्सपेंस आउट करते हैं। लेकिन जब कोई तजर्बा कामयाब हो जाए तो उस प्रोडक्ट को फिर कमर्शियली लॉन्च करने के लिए, तजर्बा कामयाब होने के बाद, और कुछ और क्राइटेरिया हमें स्टैंडर्ड ने दिया है, वो पूरा होने के बाद फिर कमर्शियली लॉन्च करने तक जितने खर्चे होते हैं वो हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, उसे हम कैपिटलाइज करते हैं। तो अदर इंटेंजिबल्स है, डेवलपमेंट कॉस्ट है और
गुडविल। अच्छा, गुडविल कैसे क्रिएट होती है? इंटरनली जनरेटेड गुडविल है, उसे कैलकुलेट करके रिकॉर्ड करते हैं, ये वही है ना? वो नहीं है, वो नहीं। इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये परचेज गुडविल है। परचेज गुडविल कब अराइज होती है? जब कोई बिजनेस बाय करते हैं तो उस वक्त परचेज गुडविल अराइज होती है। अच्छा, गुडविल, जब हम परचेज गुडविल का केस है, इसमें जब गुडविल को बाय करें, अगर मैं आपसे सिंपल कॉमन मैन की लैंग्वेज में पूछूं गुडविल क्या है, तो आप कहेंगे सर गुडविल रेपुटेशन है किसी प्रोडक्ट की, किसी बिजनेस की। लेकिन अगर आपसे अकाउंटेंट की डेफिनेशन पूछूं कि गुडविल बताइए क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सर गुडविल का मतलब है कि जो आपने कैश पे किया बिजनेस को एक्वायर करने के लिए और जो बिजनेस के नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू थी, इनका डिफरेंस है गुडविल। और ये डेफिनेशन अकाउंटेंट हमेशा यूज करते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहली चीज आपने एग्जाम में ये पहचानना है कि जो इनटेंजिबल एसेट है वो किस कैटेगरी का है। वो गुडविल है, वो डेवलपमेंट कॉस्ट है, या अदर इंटेंजिबल्स है। गुडविल और डेवलपमेंट कॉस्ट तो आपको पता होगा। अदर इंटेंजिबल से क्या मुराद है? लाइसेंस बाय करना, ब्रांड बाय करना, ठीक है। अच्छा, यूके में एक कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने एक प्रोडक्ट जो है वो एक तजर्बे किए और कोरोना वायरस की एक वैक्सीन इजाद की। हमने उससे पेटेंट करवा लिया। अब हमने उससे इजाजत ली कि पाकिस्तान में भी हम इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करके तो सेल करते हैं। उसने कहा मुझे 100 मिलियन रुपीस पे करो, फिर मैं आपको इजाजत दूंगा कि आप इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में, फार्मूला आपके साथ शेयर करूंगा और आप इस प्रोडक्ट को पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकेंगे। ये जो 100 मिलियन हमने पे किया, ये क्या है? ये अदर इंटेंजिबल, ये गुडविल नहीं है, गुडविल नहीं है। ये पेटेंट से एक्वायर किया आपने, लाइसेंस लिया उसे, ये अदर इंटेंजिबल्स है, अदर इंटेंजिबल्स। है तो ये गुडविल डेवलपमेंट का अदर इंटेंजिबल की कितनी टाइप्स हो गई? 3। आपने केस स्टडी में सबसे पहले ये देखना है कि इंटेंजिबल में टाइप कौन सी है, क्योंकि तीनों के प्रोसीजर डिफरेंट है। सबसे पहले आते हैं गुडविल के, और गुडविल आपको पता है कैसे क्रिएट होगी? कोई बिजनेस आपने एक्वायर किया, कहता है सबसे पहले एक फिक्स एसेट एक्वायर करते हैं आप। जिस कंपनी का हमने ऑडिट करने के लिए गए, पता चला ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने गुडविल क्रिएट किया। हमने पूछा गुडविल क्यों क्रिएट किया? उन्होंने कहा जी बिजनेस एक्वायर किया। एक फिक्स एसेट एक्वायर करने के लिए अप्रूवल होती है? एडिशन में पढ़ा था। क्या पूरे का पूरा बिजनेस एक्वायर करने के लिए अप्रूवल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हम सबसे पहले एक्विजिशन की अप्रूवल चेक करेंगे, एग्रीड, जो बिजनेस एक्वायर किया। फिर उसके बाद हम छोटी सी कैलकुलेशन देखेंगे गुडविल की कि कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं। कैलकुलेशन कैसे देखेंगे? कॉस्ट जो आपने पे की है, कॉस्ट पेड, फिर इसमें से लेस कर देंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और जो आंसर आएगा वो हमारी गुडविल होगी। ये कॉस्ट है। अच्छा मुझे बताइए, फर्ज कीजिए अगर किसी केस स्टडी में कह दे कि ड्यूरिंग द ईयर एसेट्स को आग लगी और वो डिस्ट्रॉय हुआ, उस पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। अगर तो एसेट अभी भी कुछ चलने के काबिल है तो क्वेश्चन में कहेगा इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया। अगर एसेट बिल्कुल ही जल के तबाह हो गया तो कहेगा डिस्पोजल अकाउंट मिलेगी। दोनों सूरतों में मुझे बताएं, अगर इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया है या लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड किया, क्या हम सिर्फ मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखेंगे कि इंपेयरमेंट लॉस प्लस माइनस ठीक हुआ है और डिस्पोजल अकाउंट में लॉस ऑन डिस्पोजल सही कैलकुलेट हुआ है, या के जो फिगर्स हैं वो उनको भी चेक करेंगे वो फिगर इन इटसेल्फ एक्यूरेट है कि नहीं। इंपेयरमेंट लॉस क्लाइंट ने रिकॉर्ड किया, कैलकुलेशन चेक कर ली, इसके अलावा मजीद क्या चेक करेंगे कि जो इंपेयरमेंट में अजम्पशंस, एस्टिमेट्स यूज किए गए हैं वो रीजनेबल है कि नहीं, कि फ्यूचर में अब इस एसेट से कितनी प्रोडक्शन होगी, उसकी सेल प्राइस कितनी होगी, डिस्काउंट करके आज की प्रेजेंट क्या वैल्यू इन यूज प्रेजेंट। इसी तरह करते हैं ना इंपेयरमेंट। मुझे वैसे कंफर्म नहीं अकाउंटिंग बड़े अरसा, लेकिन मेरा इसी तरीके से करते हैं इंपेयरमेंट लॉस की है कि नहीं की। तो उसी तरह यहां पे भी हमने कैलकुलेशन तो चेक कर ली कि कॉस्ट है लेस करके फेयर वैल्यू और फिजिकल टू गुडविल। क्या हमें इन फिगर्स को जो कैलकुलेशन में यूज हुई है इनकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी चाहिए, करेक्ट है कि नहीं? ये कैसे चेक करेंगे? ये जहन में रखिएगा, इंपेयरमेंट की एग्जांपल या डिस्पोजल की एग्जांपल मैंने बिला वजह नहीं दी, बल्कि आपके जहन में एक कंसेप्ट बैठाया कि जिस तरह इसकी कैलकुलेशन के साथ इस चेक करेंगे फिगर्स ठीक है कि नहीं। इंपेयरमेंट लॉस या डिस्पोजल का जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा उसमें भी हमने उसकी फिगर्स की एक्यूरेसी को चेक करना है। इंपेयरमेंट लॉस में जो फिगर्स यूज हुई हैं रीजनेबल है कि नहीं, एस्टिमेट्स रीजनेबल है कि नहीं। तो कॉस्ट को कैसे वेरीफाई करेंगे? जो कॉस्ट पे की है एग्रीमेंट के साथ, सेल एग्रीमेंट हुआ होगा कि नहीं,
एग्रीमेंट के साथ बैंक स्टेटमेंट, पेमेंट जो हुई है बैंक स्टेटमेंट में चेक करेंगे पेमेंट निकली कि नहीं, और जिस बंदे ने या कंपनी ने रिसीव की उसकी तरफ से रिसीविंग चेक कर लेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ नेट, अच्छा ये सबसे अहम है, फेयर वैल्यू ऑफ नेट कैसे वेरीफाई करेंगे? इसका एक आसान जवाब है कि सर जब किसी एक एसेट को क्लाइंट ने रीवैल्यूड अमाउंट पे शो करवाया होता है ना फेयर वैल्यू, तो हम एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं। तो इसमें भी हम एक्सपर्ट को एंगेज करेंगे, वो हमें वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा। कंसेप्ट यही है ऑफ नेट एसेट्स के लिए हम एक्सपर्ट। लेकिन यहां पे एक चीज नोट कीजिए कि एक ही बंदा आके सारे के सारे पूरे बिजनेस के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेगा। इस केस में जो बंदा आएगा ना गुडविल के केस में, वो किसी एक एसेट या लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा, वो सारे के सारे बिजनेस के सारे एसेट्स लायबिलिटीज की। तो वो जो रिपोर्ट देता है ना उसे हम रीवैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं कहते, उसे कहते हैं ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। जब कभी बिजनेस को एक्वायर किया जाता है ना, तो एक्वायर करने से पहले ये देखने के लिए कि इसकी वैल्यू कितनी है, जो कंपनी एक्वायर कर रही होती है वो एक एक्सपर्ट को लेके आती है और वो एक्सपर्ट रिपोर्ट देता है, उसे क्या कहते हैं? ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट। रीवैल्यूएशन रिपोर्ट और ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट में फर्क है। रीवैल्यूएशन रिपोर्ट सिर्फ एक एसेट लायबिलिटी के लिए है और ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट सबके एसेट। क्लियर? ये ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट एग्जांपल ध्यान में रखिएगा, सीफैब में वो क्वेश्चन पूछा होता है कि ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट में किस किस चीज के इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम कहेंगे एसेट्स की डिटेल हो, लायबिलिटीज की डिटेल हो, उनकी फेयर वैल्यू हो, वगैरह वगैरह, और भी चीजें हैं, लेकिन इतना कंसेप्ट काफी है। ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट समझ आ गया? तो गुडविल के अंदर ना, गुडविल के अंदर सबसे जो अहम डॉक्यूमेंट है, सबसे अहम डॉक्यूमेंट वो ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट है। अच्छा गुडविल रिकॉर्ड हो गया। अच्छा किसी क्वेश्चन में कहेगा कि गुडविल इस साल रिकॉर्ड की है क्लाइंट ने, किसी क्वेश्चन में कहेगा कि पिछले साल रिकॉर्ड हुई थी और इस साल वैल्यू थोड़ी चेंज हो गई है, कम हो गई है। क्या अगर वो कहे कि गुडविल ऑलरेडी रिकॉर्ड हुई थी पिछले साल और दूसरा केस कहे कि नहीं इस साल रिकॉर्ड हुई है, हमारे प्रोसीजर पे फर्क पड़ेगा? कोई क्या प्रोसीजर फर्क पड़ेगा? अगर वो कहे कि जी पिछले साल रिकॉर्ड की, पिछले साल एक्वायर की गई थी, तो हमने सिर्फ अप्रूव, ये वाले जो दो प्रोसीजर हैं ये नहीं आएंगे, नहीं कर, क्योंकि ये किस वक्त करने हैं? जब एक्वायर करेंगे। अगर एक्वायर ही 1, 2, 3 साल पहले होगी गुडविल, तो फिर इस साल हम सिर्फ उसकी वैल्यू देखेंगे, इंपेयरमेंट कि गुडविल इंपेयर्ड तो नहीं हो गई। लेकिन अगर क्वेश्चन में वो कह दे कि ड्यूरिंग द ईयर एक्वायर किया है, फिर हम ऊपर वाले प्रोसीजर भी लिखेंगे कि अमाउंट सही रिकॉर्ड हुई कि नहीं। पिछले साल के एरर्स की तरफ हम नहीं जाते, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, हम इस साल की फिगर्स को चेक कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा फिक्स एसेट में भी ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने के लिए कहा था प्रोसीजर नहीं है, हालांकि प्रैक्टिकली ओपनिंग बैलेंसेस में भी गलती हो सकती है, लेकिन ओपनिंग बैलेंसेस हमारे सिलेबस में कैफ 8 में नहीं है। भाई ये गुडविल क्लियर हो गया। अच्छा ये इंपेयरमेंट, अच्छा एक इंपेयरमेंट टेस्टिंग करेंगे, इसमें क्लाइंट ने इंपेयरमेंट की कैलकुलेशन की होगी, क्या हम एज इट इज सिर्फ उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी देखें? नहीं, कहते हैं जम्पशन देखें वो रीजनेबल है या नहीं, और जरूरत पड़े एक्सपर्ट को भी एंगेज कर सकते हैं। और अगर इंपेयरमेंट, अच्छा एक है इंपेयरमेंट टेस्टिंग, एक है इंपेयरमेंट रिकॉर्डिंग। लाजमी नहीं कि जब कभी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो इंपेयरमेंट लॉस भी लाजमी रिकॉर्ड हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू इन यूज कैरिंग अमाउंट से कम है कि ज्यादा है। तो इंपेयरमेंट, अच्छा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि गुडविल की लाइफ 20 साल एस्टिमेट की जाएगी और उसे 20 साल पे अमोर्टाइज किया जाएगा, ये कहते हैं? नहीं, ये नहीं कहते। गुडविल की अमोर्टाइजेशन नहीं है, ये कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। गुडविल को एनुअली इंपेयर किया जाता है, और एक दफा इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर लें तो गुडविल का उसकी रिवर्सल भी, बाकी एसेट्स की इंपेयरमेंट रिवर्स हो सकती है, गुडविल की नहीं होती। ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट याद रखिएगा, ताकि हम ये चेक कर सके कि गुडविल की अमाउंट का इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल की गई है कि नहीं, ठीक है? क्योंकि बाकी के एसेट्स का रूल है, अगर इंडिकेशन है तो फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें, वरना ना करें। अगर एसेट जल गया है तो फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग करें, एसेट नहीं जला ना तो इंपेयरमेंट टेस्टिंग ना। लेकिन गुडविल का रूल क्या है? इंडिकेशन है या नहीं, हर साल इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है। और अगर क्लाइंट वैल्यू इन यूज कम है कैरिंग अमाउंट से, तो उसको इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, और हमने देखना है इसकी रिकॉर्डिंग ठीक हुई कि नहीं। डिस्क्लोज करना होता है जब कभी इंपेयरमेंट हो कोई एसेट, डिस्क्लोजर भी करना होता है। यस, डिस्क्लोजर भी करना होता है। तो ये थे गुडविल के प्रोसीजर, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। अच्छा ये ध्यान में रखिएगा, गुडविल में इंपेयरमेंट का लफ्ज भी आ रहा है, एक्सपर्ट का लफ्ज भी आ रहा है। इसका मतलब है अक्सर जब गुडविल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसमें हम
अगर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछे और सारा काम ठीक हो तो हम एक पैराग्राफ ऐड करेंगे, कौन सा? की ऑर्डर मैटर। शाबाश, ठीक है। गुडविल में ये, बल्कि कोई भी इंटेंजिबल एसेट हो ना, कोई भी इंटेंजिबल, अगर उसने ठीक रिकॉर्ड किया है तो की ऑर्डर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करते हैं हम। ये हमने की ऑर्डर मैटर की लिस्ट में पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, उस लिस्ट में एक दो आइटम्स और थी, वो मेरे जहन में आई बाद में, वो नोट कर लीजिए, अभी नोट कर लें, बाद में चैप्टर में देख लीजिएगा। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट्स और लीजेस, इनके ऊपर भी की ऑर्डर मैटर इंक्लूड किया जाता है। सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट कल किया था ना क्वेश्चन, और लीजेस, इन पे भी की ऑर्डर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट कॉस्ट, भाई डेवलपमेंट कॉस्ट की तरफ चलें। गुडविल क्लियर है? डेवलपमेंट कॉस्ट में सबसे पहले तो आपने देखना है जिस कॉस्ट को कैपिटलाइज किया गया है, क्राइटेरिया मीट करती है क्या नहीं? और क्या क्राइटेरिया है डेवलपमेंट कॉस्ट का? जब कंडीशन, वो कंडीशन कौन सी है? 6 कंडीशन। वो 6 कंडीशन कौन सी है? अब ये ना कहना जो स्टैंडर्ड में लिखी है। जब इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो, आउटफ्लो नहीं इनफ्लो प्रोबेबल हो, एक्सपेंडिचर कैन, वो होता था पायरेट का रूल बताते थे हमारे टीचर, आउटफ्लो इनफ्लो प्रोबेबल हो, इंटेंशन टू कंप्लीट हो, इंटेंशन टू कंप्लीट, एबिलिटी टू सेल, रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेक्निकली फिजिबल है, एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अहम चीज ध्यान में रखिए, अगर ये क्राइटेरिया मीट हुआ तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, अगर क्राइटेरिया मीट नहीं होता सारे का सारा एक्सपेंस आउट हो जाएगा। एग्रीड? अच्छा, ये तो आप सबको पता होगा। अब जो चीज एग्जाम में घुमाएगा वो सुन ले, वो कहेगा क्राइटेरिया मीट हो गया, आपने कैपिटलाइजेशन करना स्टार्ट कर दी। कैपिटलाइजेशन जब आपने 150 मिलियन की कर ली तो पता चला मजीद फंड्स आपके पास खत्म हो गए हैं और अब कंपनी ढूंढ रही है मजीद फाइनेंसिंग के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसमें ना वो गलत, फौरन एक्सपेंस आउट में नहीं जाना। मैंने आपको केस स्टडी में इंफॉर्मेशन दी थी कि कंपनी अल्टरनेट फाइनेंसिंग ऑप्शन ढूंढ रही है। कंपनी जाहिर है अगर 200 का प्रोजेक्ट है, 200 मिलियन का, 150 मिलियन लगा बैठी है और पैसे खत्म हो गए हैं, वो चुप करके थोड़ी बैठ जाएगी। उनकी तो जान पे बनी होगी कि मजीद 50 मिलियन इंगेज कहीं से अरेंज करें तो इसको कंप्लीट करें। तो हम इस क्वेश्चन में पहले प्रोसीजर बताएंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्या कंपनी अल्टरनेट फाइनेंस अरेंज करने के काबिल है कि नहीं। अगर किसी बैंक के साथ निगोशिएशन हो रही है तो वो एग्रीमेंट देखेंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस देखेंगे उनकी आपस में क्या है, ईयर एंड के बाद देखेंगे क्या कोई एग्रीमेंट हो गया कि नहीं इनका। अगर बैंक से बात नहीं बन सकी तो देखेंगे अल्टरनेट फाइनेंस क्या शेयर्स इशू करने का प्लान है, क्या मेजर शेयर होल्डर की तरफ से कोई इंटेंशन शो करवाई गई है कि हाँ आप शेयर इशू करें, हम बाय कर लेंगे। ये अल्टरनेट फाइनेंसिंग ऑप्शन पे कमेंट करना है हमने। फिर इसके बाद हम 2 हिस्सों में लेके जाएंगे आंसर कि अगर फाइनेंसिंग, अल्टरनेट फाइनेंसिंग अवेलेबल है तो फिर ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, रिकॉर्ड रखा रखें, अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे। हाँ, अनमोडिफाइड ओपिनियन के साथ क्या की ऑर्डर मैटर इंक्लूड करेंगे। और अगर अल्टरनेट फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता फिर इसको एक्सपेंस आउट किया जाएगा, और अगर क्लाइंट एक्सपेंस आउट ना करे तो मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट वैल्यूएट करेंगे और उसके मुताबिक क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन में उसने प्रोसीजर पूछे हो, आपने डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट नहीं बताना, पहले उसे प्रोसीजर बताने हैं, ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जो उसने हमसे प्रोसीजर पूछे, मैंने एक बात तो आपको बता दी कि आप अल्टरनेट फाइनेंसिंग अरेंजमेंट को इंश्योर करने के लिए प्रोसीजर बताएंगे। एक चीज छुपा गया, कुछ और प्रोसीजर भी लिखेंगे। वो क्या? वो क्या? जो डेवलपमेंट कॉस्ट इनकर हुई है, क्या उसको वेरीफाई नहीं करना? या डेवलपमेंट, अगर वो केस स्टडी में उसने ये लाइन लिख दी ना कि ड्यूरिंग द ईयर डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज की गई है और बाद में उसने कोई मसला बता दिया, तो याद रखिए मसले के प्रोसीजर तो हम बताएंगे ही, डेवलपमेंट कॉस्ट के प्रोसीजर भी बताएंगे। कल हमने भूल गए केस स्टडी नहीं की थी प्रैक्टिस क्लास में कि फिक्स एसेट्स को डिस्पोज किया और उस पे लॉस रिकॉर्ड हुआ और डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर भी बताए उसको, और लेकिन डिस्पोजल के भी प्रोसीजर बताए। इसी तरह एक क्वेश्चन में उसने, पता नहीं क्लास में डिस्कस हुआ कि नहीं, उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर कुछ फिक्स एसेट्स को खरीदा गया है और उसकी लाइफ 10 ईयर एस्टिमेट की गई है। तो हमने लाइफ के ऊपर तो प्रोसीजर बताए रीजनेबलनेस ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए, एडिशन के प्रोसीजर भी बताए थे। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर में जो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं
जो क्वेश्चन में कहे ना बताइए आप इस सिचुएशन में क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो केस स्टडी के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन सबके प्रोसीजर बताएंगे। क्लियर? आगे चलते हैं। ये अभी मजीद जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे ना, अभी शायद आपको सही तरीके से बात समझ ना आ रही हो कि एक ही क्वेश्चन के अंदर दो एरियाज के प्रोसीजर कैसे आ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे केस स्टडीज को अटेम्प्ट करेंगे वॉल्यूम 2 की, आपको क्लियर हो जाएगा। 3-4 केस स्टडीज भी करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपने पिक करना है क्वेश्चन की, किस इंफॉर्मेशन से कौन से प्रोसीजर लिखना है। क्राइटेरिया क्लियर? देखें फिर इसके बाद डिस्कस फिजिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट विद मैनेजमेंट। डिस्कस कर भाई क्राइटेरिया मैनेजमेंट ने कहा पूरा कर लिया, अब हमने इस क्राइटेरिया को वैलिडेट करना है। मैनेजमेंट से कहेंगे सर बताएं आपने कहा था टेक्निकल फिजिबिलिटी है, जरा डिस्कस कीजिए, साबित करें टेक्निकल फिजिबिलिटी आपके प्रोजेक्ट की। हम मैनेजमेंट ने कहा हम ऐसा चार्जर इजाद करने जा रहे हैं जो बगैर किसी वायर के वायरलेस चार्जिंग करेगा मोबाइल की। तो हम कहेंगे जरा हमारे सामने तजर्बा तो करके दिखाएं, टेक्निकल फिजिबिलिटी ऐसे पता चलेगी ना। नेक्स्ट सेलेक्ट सैंपल ऑफ कास्ट एंड चेक्स। क्या कह रहा है भाई, डेवलपमेंट कास्ट में मटेरियल होगा, लेबर होगी। अच्छा इसमें लेबर को लेबर कहना जरा थोड़ी सी तौहीन है, हालांकि एक्सपेंस वही होगा, लेकिन इसमें नॉर्मली लेबर के बजाय साइंटिस्ट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो भी इंगेज हैं लोग इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर, हम उनकी पे रोल को कैलकुलेट करेंगे, वेरीफाई करेंगे उनका पे रोल एक्सपेंस जो क्योंकि देखिए कैपिटलाइजेशन में 3 तरह के एक्सपेंसेस भी होते हैं हमेशा। जब कभी आप खुद से किसी एसेट को बनाते हैं, इंटरनली डेवलप करें या कंस्ट्रक्ट करें, 3 तरह के एक्सपेंसेस होंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल को हमने परचेज, जो तजर्बे कर रहे हैं कहीं ना कहीं से मटेरियल तो खरीद रहे होंगे, लेबर को पेरोल शीट के साथ, ओवरहेड्स को बिल के साथ। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का यही मतलब है। और आपने सैंपल ऑफ कास्ट को सेलेक्ट करके चेक करना है इसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद है कि नहीं। ये मटेरियल के लिए भी करना है, लेबर के लिए भी, ओवरहेड। नेक्स्ट रिव्यू लिस्ट ऑफ कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस फॉर प्रॉपर क्लासिफिकेशन। क्या कह रहा है, कहीं रेवेन्यू की मिसक्लासिफिकेशन तो नहीं? आपको पता है कि रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर की मिसक्लासिफिकेशन हो जाती है। ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट रिगार्डिंग इंटेंशन। किस चीज की इंटेंशन मैनेजमेंट की? इसको कंप्लीट करने की, इसको सेल करने की। चेक मोनेटाइजेशन एंड इंपेयरमेंट। डेवलपमेंट कॉस्ट अगर रिकॉर्ड हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, एसेट्स फुली डेवलप हो चुका है, तो उसकी मोनेटाइजेशन या इंपेयरमेंट कॉस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोई प्रॉब्लम? 2 हमारे इंटेंजिबल्स हो गए, गुडविल, डेवलपमेंट कॉस्ट। फिर अदर इंटेंजिबल्स। अदर इंटेंजिबल्स की एग्जांपल क्या बताई थी आपने? ब्रांड परचेज करना, लाइसेंस, पेटेंट्स करवाना, ठीक है, कॉपीराइट्स वगैरह, बिल्कुल ठीक। अप्रूवल बाय करने की, इंस्पेक्ट करें लीगल और परचेज डॉक्यूमेंट्स। कोई ना कोई आप ब्रांड बाय करते हैं, लाइसेंस बाय करते हैं, पेटेंट करवाते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना जिसके ऊपर आपको राइट्स अलाउ किए जाते हैं। वो फिजिकली तो एसेट है ही नहीं, असल में तो ये लीगल डॉक्यूमेंट्स इस बात का सबूत है कि आप इस अदर इंटेंजिबल के ओनर है कि नहीं, इसके रिसोर्सेज, इसका बेनिफिट उठा सकते हैं कि नहीं। और चेक मोनेटाइजेशन एंड इंपेयरमेंट। जिस तरह बाकी सबके मोनेटाइजेशन इंपेयरमेंट टेस्ट करते हैं, उसी तरह इस अदर इंटेंजिबल्स की भी मोनेटाइजेशन चेक करेंगे, ठीक है। और नॉर्मली कितने अरसे में इसको, जितने अरसे का लाइसेंस है, जितने अरसे के लिए पेटेंट करवाया गया, नॉर्मली 10 साल या 20 साल के लिए पेटेंट होता है कोई भी एसेट। अदर इंटेंजिबल्स क्लियर? चलिए अच्छा, अब आगे क्या लिखा हुआ है इसको छोड़े, वो तो हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं चाहता हूं आप खुद से अपनी जजमेंट की बेस पे बताइए। इंश्योरेंस रिसीवेबल, पहले बताइए कंपनी ने अपनी बुक्स में इंश्योरेंस रिसीवेबल रिकॉर्ड कब की होगी? जब कोई एसेट डिस्ट्रॉय हो गया होगा और उसकी इंश्योरेंस करवाई होगी, कंपनी ने इंश्योरेंस रिसीवेबल रिकॉर्ड। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये कहे कि कोई फिक्स एसेट्स डिस्ट्रॉय हो गया था, आग लगी थी, डिस्ट्रॉय, उसको डिस्पोज कर दिया और इंश्योरेंस रिसीवेबल रिकॉर्ड किया गया, आप प्रोसीजर कौन से लिखेंगे? डिस्पोजल के भी, इंश्योरेंस रिसीवेबल के भी। कि डिस्पोजल की कैलकुलेशन भी तो चेक करनी है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई। अच्छा, लेकिन यहां पे अहम चीज, अप्रूवल नहीं आएगी। यहां पे अप्रूवल क्या आएगी? अप्रूवल, मेरा ख्याल है अप्रूवल वाला प्रोसीजर इस डिस्पोजल के केस में नहीं है, क्योंकि ये बेच नहीं, आग अप्रूवल थोड़ी हुई होगी कि आग लगा, वो सेल के केस में होती है अप्रूवल।
तो अच्छा, इंश्योरेंस रिसीवेबल कैसे वेरीफाई? क्लाइंट ने 200 मिलियन इंश्योरेंस रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, कैसे वेरीफाई करेंगे? इंश्योरेंस एग्रीमेंट, सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या है? इंश्योरेंस एग्रीमेंट, उसको रीड करेंगे, इंश्योरेंस रिसीवेबल है और प्रोबेबल है कि विजुअली सर्टन, ये देखेंगे। ये कैसे पता चलेगा कि इनफ्लो प्रोबेबल है कि विजुअली सर्टन है? कैसे पता चलेगा? अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने लिख के दे दिया है कि हम आपका क्लेम एडमिट करते हैं तो विजुअली सर्टन, और अगर लिख के नहीं दिया हुआ ना, क्लेम अभी वेरिफिकेशन स्टेज में है, तो याद रखे ये विजुअली सर्टन नहीं है। इस सूरत में कंटिंजेंट है, आपने सिर्फ डिस्क्लोज करना है, रिकॉर्ड नहीं करना। ये कंसेप्ट आपको पता है ना कि अगर लायबिलिटी का केस हो, प्रोबेबल हो तो रिकॉर्ड कर लेते हैं, पॉसिबल है तो डिस्क्लोज करना है, प्रोबेबल तो रिकॉर्ड करना है। लेकिन अगर एसेट का केस है तो पॉसिबल है तो कुछ भी नहीं करना, प्रोबेबल है तो डिस्क्लोज करना है, विजुअली सर्टन है तो रिकॉर्ड करना है। ये बात पता है कि नहीं आपको? हाँ जी, आइए 1030। तो यहां पे हमने इंश्योरेंस वालों से उसका एग्रीमेंट देखा, इंश्योरेंस वालों की करस्पॉन्डेंस चेक की, उनको कंफर्मेशन लेटर सेंड करके पूछ सकते हैं कि सर बताइए कि आपने क्लेम एडमिट किया है। अगर एडमिट किया है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड। और अक्सर केस स्टडी में कहेगा कि मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड कर दिया इसको, तो हम उनसे कहेंगे कि हम विजुअली सर्टन चेक करेंगे है कि नहीं, और नॉर्मली विजुअली सर्टन नहीं होता। यानी वो क्वेश्चन में कहता है मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड कर लिया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी अभी इसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और प्रोसीजर क्या हो सकता है, ये एंड के बाद देख लेंगे कोई इंश्योरेंस की सेटलमेंट हुई है कि नहीं, सब्सिक्वेंट स्टेटस भी देखेंगे। ये है इंश्योरेंस रिसीवेबल के केसेस, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। क्लाइंट की इंश्योरेंस रिसीवेबल को वेरीफाई करने के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट कौन सा है? एग्रीमेंट। या आपके सोल्यूशन में इसका जिक्र लाजमी होना चाहिए। और क्लाइंट ने काउंटिंग सही की है कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है कि विजुअली सर्टन है कि नहीं। तो जब कभी इंश्योरेंस आ जाए, आपके सोल्यूशन में दो अल्फाज लाजमी होने चाहिए, एक इंश्योरेंस एग्रीमेंट, वो रीड करना है हमने, और दूसरा विजुअली सर्टन है कि नहीं, ये डिसाइड करना। क्लियर? अब देखिए इसके प्रोसीजर पढ़ने, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आइंदा किसी क्वेश्चन में इंश्योरेंस रिसीवेबल आ गया, हैंडल कर लेंगे, प्रोसीजर्स बता देंगे, आगे चलते। लिटिगेशन, क्लाइंट के खिलाफ कोई लीगल केस। अच्छा, वो ना केस स्टडी में सिर्फ इतना नहीं कहता कि लीगल केस है, वो उस लीगल केस की नेचर भी बताता है, लेकिन नेचर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क इक्का दुक्का प्रोसीजर सिर्फ नेचर के लिहाज से होते हैं, वरना लिटिगेशन के प्रोसीजर, लिटिगेशन किसी भी किस्म की हो, उसके प्रोसीजर तकरीबन एक जैसे होते हैं। उसने कहा सीएफओ को आपने टर्मिनेट कर दिया, उसने कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर दिया कि अनफेयर डिसमिसल है, या उसने ये कहा कि आपकी प्रोडक्ट थी, एक कस्टमर ने उसको इस्तेमाल किया, उसको नुकसान हो गया। अगर फूड आइटम थी तो फूड पॉइजनिंग हो गई उसको, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स थी तो उसमें कोई ऐसी खराबी हुई जिसकी वजह से उसे माली आग लगी, उसे नुकसान हुआ। कुछ भी केस बना देगा, लीगल केस बना दे, और आपसे कहेगा बताइए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या प्रोसीजर होंगे आपके, कॉमन प्रोसीजर क्या होंगे। सबसे बेस्ट एविडेंस इसमें क्या है, कंफर्मेशन लेटर सेंड करके लॉयर से उसका ओपिनियन लेंगे, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद मैनेजमेंट सब्सिक्वेंट स्टेटस देखेंगे लीगल केस का, क्योंकि वो एडजस्टिंग इवेंट होता है अगर डिसीजन हो जाए तो। इसके अलावा मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ये मिनट्स पढ़ेंगे कि उनका इस केस के बारे में क्या, क्योंकि बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स ये केस उधर वकील लड़ रहा होता है, लेकिन डायरेक्टर्स कहते हैं यार वकील को इतने पैसे देने, उस पार्टी के साथ मिलकर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अगर मैनेजमेंट का इरादा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का है, इसका मतलब ये हुआ, और दूसरी पार्टी तैयार भी हो जाए, तो हमें उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी चाहिए कि नहीं। एक्सपेक्टेड है ना आउटफ्लो, प्रोबेबल हो गया, उसकी प्रोविजन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। प्रोसीजर क्लियर हुए, लॉयर को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़े, क्लाइंट से एक्सपेक्टेड आउटकम पूछा, उसके एक्सपेक्टेड सेटलमेंट के बारे में पूछा। अच्छा, अब मजीद प्रोसीजर सुने। क्या जो थर्ड पार्टी जिसको नुकसान हुआ है, उसने जो केस फाइल किया, हमें उस केस को रीड करना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल रीड करना चाहिए। और एक जगह पे उसने एक प्रोसीजर में ये भी लिखा हुआ था कि आप क्लाइंट के वकील को तो पूछ ही रहे हैं,
आप अपने अलहदा से किसी वकील को या इंटरनल जो आपकी फर्म के अंदर अगर कोई लॉयर वगैरह हैं या इंडिपेंडेंट, उसके सामने भी केस के फैक्ट्स रख के पूछे सर नॉर्मली इस तरह के केसेस में क्या डिसीजन होता है, क्योंकि आपने लॉ में एक कंसेप्ट पढ़ा होगा प्रेसिडेंट का कंसेप्ट क्या है कि मिलता जुलता केस अगर पास में है तो जो उसका डिसीजन है वही एक्सपेक्टेड इस केस का डिसीजन होगा। तो हम देखेंगे कि पास्ट में अगर इसी तरह का केस का सीएफओ को डिसमिस कर दिया जाए किसी एम्प्लॉय को और वो केस फाइल करे तो क्या हम केस हारते हैं कि जीतते हैं, वो हमें बता देगा जो दूसरा वकील होगा हमारा। लिटिगेशन के प्रोसीजर क्लियर। इसमें खास तौर पे आपने सोचना है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं और उन डॉक्यूमेंट्स का जिक्र करना है। आगे एक ही है, एक तो हमने कंफर्मेशन लेटर सेंड किया वकील को, दूसरा जो केस फाइल हुआ था उसकी कॉपी निकलवा के रीड किया, और तीसरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मिनट्स। 3 है यार, ऐसे ना। लिटिगेशन क्लियर। अच्छा, फिर क्लाइंट से कह रहे हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन भी क्लाइंट से ले ले। किस सिलसिले में कि उसका इरादा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का तो नहीं है। रिटन रिप्रेजेंट, क्योंकि अगर उसका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का इरादा है तो ये उसकी इंटेंशन है ना। जो भी चीजें याद रखें, हम एक टॉपिक स्टडी करेंगे कि रिप्रेजेंटेशन किन केसेस में लेनी चाहिए क्लाइंट से। तो वो कहता है जो मैटर्स क्लाइंट की इंटेंशन पे डिपेंड कर रहे हैं ना, उन पे लाजमी रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कीजिए। वारंटी, क्वेश्चन में कहा क्लाइंट अपने प्रोडक्ट्स को सेल करता है, उस पर वारंटी प्रोवाइड करता है, और ड्यूरिंग द ईयर सेल्स बढ़ गई हैं लेकिन वारंटी प्रोविजन कम हो गई है। गड़बड़, तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे चेक करने के लिए कि वारंटी प्रोविजन फेयरली सेल एग्रीमेंट से हमें पता चलेगा किस किस चीज की वारंटी और खास तौर पे कितने पीरियड की वारंटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, एक केस स्टडी मुझे याद है, C5 लाल की केस स्टडी थी। उसने कहा कि सेल्स को बढ़ाने के लिए क्लाइंट ने वारंटी पीरियड 3 साल से बढ़ा के 5 साल कर दिया, लेकिन जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस में वारंटी एक्सपेंस देखा वो उतना ही था जितना पिछले साल। तो क्या अब ये आप क्या वारंटी पीरियड एक्सटेंड करने की वजह से एक्सपेंस बढ़ नहीं जाना चाहिए? ये ऐसे ही है जैसे आपसे कहे कि डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ रिवाइज करके 10 इयर्स की बजाय 5 कर दी गई, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहे। आप कहेंगे नहीं गड़बड़ है। इसका मतलब है डेप्रिसिएशन के प्रोसीजर लिखने हैं और इस केस में वारंटी के प्रोसीजर लिखने हैं। क्या प्रोसीजर होंगे? एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट स्टडी करेंगे, उसमें वारंटी प्रोविजन के बारे में डिस्कशन होगी। फिर सबसे अहम इसका फार्मूला वारंटी का चेक करेंगे। प्रोविजन फॉर वारंटी में सबसे अहम चीज है फार्मूला, और फार्मूला के अंदर जो इंफॉर्मेशन यूज होती है उसको देखेंगे रीजनेबल है कि नहीं। वारंटी के फार्मूला में क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज होती होगी? सबसे अहम चीज एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितने, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ रिपेयर कितने, वो देखेंगे। एक केस स्टडी है, वो हमारी बुक में भी है। उसमें उसने कहा क्लाइंट का फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है, और वो कहता है सर चूंकि पहला साल है तो हमें नहीं पता अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कि कितने क्लेम वारंटी के तौर पे आएंगे हमारे पास। हमने प्रोविजन फॉर वारंटी कैलकुलेट नहीं की। क्या ठीक किया? नहीं। ये ऐसे ही है जैसे वो कहते हैं सर पहला साल है हमारा, हमें अपने पास एक्सपीरियंस की बेस पे नहीं पता बैड डेट कितने होंगे। भाई फिर भी एस्टिमेशन इसी चीज का नाम है ना, एस्टिमेशन तो फिर भी करनी है। तो प्रोविजन फॉर वारंटी की भी एस्टिमेशन करेंगे, एग्रीमेंट पढ़ेंगे, फार्मूला चेक करेंगे, फार्मूला में जो कॉस्ट यूज हुई है देखेंगे रीजनेबल है कि नहीं। ईयर एंड के बाद देखेंगे कितने क्लेम आए हैं, कितने क्लेम आए हैं। जैसे पहले 3-4 महीनों में फर्स्ट कीजिए अगर 12 ईयर है वारंटी पीरियड, सॉरी 12 मंथ है वारंटी पीरियड, नॉर्मली मोबाइल का 12 मंथ होता है, 12 मंथ है, तो 1 जनवरी, फरवरी और मार्च में जो प्रोडक्ट सेल की गई होंगी, हम अगले साल खत्म होने के बाद अगले 3 महीनों बाद ऑडिट रिपोर्ट देंगे ना हम, तो हमारे पास अगले साल के 3 महीनों का डाटा तो होगा, जिसमें हम एक रिलेशनशिप बना सकते हैं कि जो पिछले साल जनवरी, फरवरी, मार्च में सेट सेल किए थे उनमें से कितने सेट हमारे पास रिपेयर होने के लिए आए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को रीजनेबलनेस टेस्टिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो हम ईयर एंड के बाद जो सेट्स रिटर्न हुए हैं या क्लेम हुए हैं रिपेयरिंग के लिए उनको चेक करेंगे कैलकुलेशन। क्लियर? देखें यही कह रहे हैं, इंस्पेक्ट सेल एग्रीमेंट, चेक रीजनेबलनेस ऑफ कॉस्ट ऑफ वारंटी रिपेयर, डिस्कस नेचर ऑफ डिफेक्ट इन इन्वेंट्री। अगर वो क्लेम के लिए आ रहे हैं, ज्यादा क्लेम के लिए आ गए, ज्यादा सेट रिटर्न हो गए। ज्यादा सेट रिटर्न होने का मतलब क्या है? एक तो ये है कि प्रोविजन फॉर वारंटी बढ़ा दें, एक इसका दूसरा मतलब यह है कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कोई फॉल्ट है, हाँ उसकी एनआरवी की इंपेयरमेंट, सॉरी इन्वेंट्री की एनआरवी, और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, फिक्स की इंपेयरमेंट की तरफ भी इशारा दे रहा है वो।
सब्सिक्वेंट इवेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट से क्या मुराद है? ईयर एंड के बाद जो सेट्स रिटर्न हुए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। जितने भी एस्टीमेट्स होते हैं उन पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हम ऑब्टेन करते हैं कि वो रीजनेबल है कि नहीं, क्योंकि असूल क्या है कि जो मैटर क्लाइंट की इंटेंशन पे डिपेंड करता है उस पर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करो। तो जितने भी एस्टीमेट है जाहिर है उनका कोई एक्चुअली कंफर्म तो नहीं होता ना। प्रोविजन फॉर बैड डेट की बेस क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मैनेजमेंट का अंदाजा। प्रोविजन फॉर बैड डेट की बेस क्या है? कुछ भी नहीं, मैनेजमेंट का अपना अंदाजा। तो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में भी मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, प्रोविजन फॉर वारंटी में भी। इवन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में भी याद रखिएगा रीवैल्यूएशन का लफ्ज। अगर क्लाइंट ने रीवैल्यूएशन करवाई हो ना तो इसमें भी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करते हैं, क्योंकि रीवैल्यूएशन में भी अजम्पशन और मेथड यूज होते हैं। वारंटी क्लियर? भाई छोटे छोटे एरियाज हैं, छोटे छोटे प्रोसीजर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे चलें। लॉस बाय फ्लड या लॉस बाय फायर। अच्छा, अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज है। अगर क्वेश्चन में उसने कहा ना कि आग लगी, एसेट्स जले, तो आप ये प्रोसीजर लिखेंगे। और अगर साथ उसने एक सेंटेंस मजीद ऐड करवा दिया, इनकी इंश्योरेंस करवाई हुई थी, अगर ये इंश्योरेंस का लफ्ज आ गया ना हमारी केस स्टडी में, तो फिर इसका मतलब क्या है? हमने लॉस के प्रोसीजर तो लिखने हैं बाय फायर के, इंश्योरेंस के भी लिखने हैं। लेकिन अब मैं इंश्योरेंस के रिपीट नहीं कर रहा, अभी लॉस के। क्लाइंट ने कहा सर आप आए लेकिन देखें हमारी सारी इन्वेंट्री जल गई है, हमारी सारी इन्वेंट्री नहीं, आपकी वजह से नहीं जली, आपके आने से पहले जल चुकी है। क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? मेरा तो ख्याल है सिर्फ मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लें और कुछ भी ना करें। नहीं, जो एविडेंस ऑब्टेन करना है वो तो शो करना है। फिजिकली इंस्पेक्ट कर लें कि उस लोकेशन को विजिट करें जिस जगह पे आग लगी है, वहां देखें आग लगने के आसार हैं भी कि नहीं, दीवारें काली काली होनी चाहिए। राख नहीं, राख की शायद सफाई कर दी हो लेकिन कुछ ना कुछ आसार होंगे। और सर अच्छा, प्रैक्टिस में ना एक कॉमन फ्रॉड होता है, मैं आपको बता दूं कि पुराना माल था जो बिक नहीं रहा होता, उसको इकट्ठा करके और इंश्योरेंस वालों से कहते हैं सर ये जिस जगह आग लगी है ना यहाँ पे हमारा 500 मिलियन का स्टॉक पड़ा हुआ था, असल में वो 15 मिलियन का होता है जो जला होता है। लेकिन चूंकि उन्हें पता है जल चुका है, तो जल चुका हो तो उसका क्या पहचान है कि ये क्या था, कोयला था कि हीरा था? जो चीज जल गई आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होती है कितनी क्वांटिटी। तो इंश्योरेंस वालों से क्लेम लेने की कोशिश की जाती है। क्या हम ये चेक कर सकते हैं कि जो अमाउंट का क्लेम फाइल हुआ है वो रीजनेबल है कि नहीं? यहाँ वाकई ही इतना स्टॉक मौजूद है? कैसे? वैल्यूएशन ऑफ कैसे? वो इन्वेंट्री तो जल गई है। हम पास्ट ट्रेंड देखते हैं, पिछले सालों की या पिछले महीनों की स्टॉक रिपोर्ट्स को देखते हैं, क्या इतना स्टॉक कंपनी के पास मौजूद भी होता था कि नहीं, और इतना उसने ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी किया कि नहीं जितना जला रहा है। तो पहले लोकेशन को फिजिकली विजिट करेंगे जहां पे आग लगी है, उसी आसार का पता चल जाएगा। दूसरा, जो एसेट क्लाइंट क्लेम कर रहा है जले हैं, उसकी स्टॉक रिपोर्ट्स लेंगे कि जिस दिन आग लगी उस दिन की स्टॉक रिपोर्ट क्या थी, क्या वहां पे स्टॉक रिपोर्ट में रीजनेबल बैलेंस शो हो रहा है। और उनकी जो, अब जाहिर है वो एसेट या जिनको आग लगी है या तो इंपेयर्ड हो गई है या उनको डिस्पोज किया गया होगा। तो अगर उनको इंपेयर्ड किया गया है, क्वेश्चन में ये बताएगा इंपेयरमेंट की तरफ जाना है कि डिस्पोजल, क्योंकि क्वेश्चन में आपने अगर पढ़ा ना, क्वेश्चन क्लियरली बताता है कि एसेट्स को डिस्पोज कर दिया, या क्लियरली कहता है कि 30% ऑपरेटिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, जिससे हमें पता चलता है इंपेयरमेंट की तरफ जाना है या डिस्पोजल की तरफ। तो फिर हमारा तीसरा प्रोसीजर इंपेयरमेंट का या डिस्पोजल वेरिफिकेशन का होगा। तो लॉस बाय फ्लड में क्या प्रोसीजर? फिजिकली लोकेशन को इंस्पेक्ट करना है, जो भी उस लोकेशन पे इन्वेंट्री एसेट पड़े थे उनकी रीजनेबलनेस चेक करनी है, स्टॉक रिपोर्ट्स की मदद से, ड्यूरिंग द पीरियड परचेजेस की मदद से कितनी परचेजेस हुई हैं। नॉर्मली अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 90 डेज होती है ना, इसका मतलब है आपके पास पिछले 3 महीने की परचेजेस स्टॉक में मौजूद होनी चाहिए। या टर्नओवर रेशो का कंसेप्ट पता है ना आपको? तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं। एप्रोप्रिएट काउंटिंग एंड डिस्क्लोजर होना चाहिए, कोई इंपेयरमेंट या एनआरवी या लॉस है जो भी है। अगर फिक्स एसेट जले इंपेयरमेंट टेस्टिंग, इन्वेंट्री चली है एनआरवी की बात करेंगे, और अगर उनको डिस्पोज कर दिया है तो लॉस ऑन डिस्पोजल की बात करें। हाँ, यहां पे एक चीज नहीं आ गई हमारे लिए, अगर क्योंकि कम्प्लेक्स सिचुएशन है ना, इसमें आप किसी एक्सपर्ट को भी इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो हमें काफी हेल्प मिल जाती है उनसे। अच्छा, आपका फेवरेट क्वेश्चन, इन्वेंट्री काउंट एट अदर देन बैलेंस शीट डेट। अगर इन्वेंट्री ये रन क्या है 31 दिसंबर या 15 जनवरी की डेट बताएं, या 15 दिसंबर को एक डेट सेलेक्ट करें, 15 जनवरी।
अगर स्टॉक किसी वजह से 31 दिसंबर को काउंट नहीं हो सका, 15 जनवरी को स्टॉक काउंट हुआ, लेकिन बैलेंस शीट में तो 31 दिसंबर की फिगर जाएगी, कैसे एस्टिमेट करेंगे? रिवर्स वर्किंग, जरा बताइए क्या होगा उसमें? परचेजेस को लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऐड कर देंगे। ये तो काउंटिंग का काम हुआ, ये तो करना है, लेकिन ये तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी हुई ना। अब आपकी परचेजेस और सेल्स की फिगर ठीक है कि नहीं, हमने एज ऑडिटर ये भी तो वेरीफाई करना है। ये कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट से। शाबाश। तो हम गुड डिस्पैच 15 दिनों की जो सेल्स है उसको गुड डिस्पैच नोट के साथ वेरीफाई करेंगे और परचेजेस को गुड रिसीट नोट के साथ। और अगर उसने क्वेश्चन में कह दिया काउंटिंग रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है इंटरम सेल और परचेज का, तो फिर स्कोप लिमिटेशन है, क्योंकि फिर आप एस्टिमेट नहीं कर सकते, फिर स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। तो ये इन्वेंट्री काउंट एट अदर देन बैलेंस शीट डेट क्लियर हो गया। अब इसी तरह किसी क्वेश्चन में 15 जनवरी को करवाएगा, किसी क्वेश्चन में 15 दिसंबर में हमें खड़ा करेगा। प्रोसीजर वही है, सिर्फ फर्क यह है कि हमने परचेज को ऐड और सेल्स को लेस करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स को। जिस दिन 15 दिसंबर या 15 जनवरी उस दिन स्टॉक काउंट करेंगे, रिकंसिलिएशन बनाएंगे। रिकंसिलिएशन क्या? ये रिवर्स वर्किंग। और फिर रिवर्स वर्किंग में जो इंफॉर्मेशन यूज हुई है डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। अच्छा, रिकंसिलिएशन से मुझे एक और प्रोसीजर, जैसे आपको बातों बातों में एक दफा डेटर और क्रेडिटर्स के प्रोसीजर पढ़ा चुका हूं ना मैं, उसी तरह बातों बातों में आज एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रोसीजर। बैंक को वेरीफाई करते हुए जो सबसे अहम डॉक्यूमेंट होती है वो है बीआर। शाबाश। बीआरएस को आप कैसे वेरीफाई करेंगे? एक मिनट हरे, वेरिफिकेशन करने, जैसे मैंने आपको बताया था ना, फिक्स एसेट्स की वेरिफिकेशन प्रोसीजर सीखने हैं ना, तो आपके दिन में फिक्स एसेट शेड्यूल आ जाना चाहिए फॉर्मेट, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आती है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है, आपके दिन में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट आ जाना चाहिए। उसमें जो बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है उसको किससे वेरीफाई करेंगे कि कैश बुक का सही बैलेंस उठा के लिखा है कि नहीं लिखा। जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, बैंक स्टेटमेंट, जो उसमें अनप्रेजेंटेड चेक हैं। अच्छा एक मिनट ठहरे, अनप्रेजेंट, ये मुझे अनप्रेजेंटेड और अनक्रेडिटेड हमेशा कंफ्यूज कर देता है। अनप्रेजेंटेड कौन से होते हैं? जो इशू नहीं, हाँ ठीक है। जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं उनको कैसे वेरीफाई करेंगे? उनको कैसे वेरीफाई करेंगे? उन्हें इस महीने की कैश बुक में से देखेंगे और अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे, क्योंकि उनकी एंट्री कैश बुक में हो चुकी है, बैंक स्टेटमेंट में नहीं हुई। और अगर कोई 4 चेक थे, 3 की एंट्री अगले महीने में हमें नजर आ गई, 1 की नजर नहीं आई, तो मैनेजमेंट से पूछेंगे इतना डिले क्यों है। आजकल तो हालात ऐसे हैं, किसी को चेक अभी देना, वो घर जाने से पहले डिपॉजिट करवा के जाता है। और ये कौन सा बंदा है जिसको हमने चेक दिया हुआ है और महीना हो गया अभी उसने क्लियर ही नहीं करवाया? कोई फेक तो नहीं है? मलक रियाज होगा तो फिर चेक मांगते ही ना हमसे। छोटे हमारे 10, 15, 20 हजार के चेक की क्या जरूरत है? और डिपॉजिट इन ट्रांजिट, डिपॉजिट इन ट्रांजिट, इसके क्या प्रोसीजर्स हैं? डिपॉजिट इन ट्रांजिट सेम इस महीने की कैश बुक में देखेंगे और अगले महीने की बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे। बीआरएस में एक और आइटम आ रही थी, बीआरएस में एक और आइटम आ रही थी, एक और आइटम आ रही थी। पहले आइटम सुन लीजिए। एक और आइटम आ रही थी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो 6 महीनों का कोई इंटरेस्ट था, वो बैंक स्टेटमेंट में आ गया, वो रिकंसिलिएशन में था। इसके लिए क्या प्रोसीजर? हाथ उठाना है। इसके लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? 1, 2, 3 लोन एग्रीमेंट देखेंगे, उसमें इंटरेस्ट की परसेंटेज, लोन एग्रीमेंट देखेंगे, उसमें इंटरेस्ट की परसेंटेज देखेंगे, और कितने महीने का इंटरेस्ट, जितने महीने का इंटरेस्ट है वो चेक करेंगे। हाँ जी, आप सेम प्रोसीजर, आप सेम प्रोसीजर। दूर का प्रोसीजर ठीक बता दिया इन्होंने, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी। लेकिन भाईजान असूली तौर पे तो इंटरेस्ट बीआरएस में आना ही नहीं चाहिए। आपने उसकी अमाउंट ठीक है कि नहीं ये बता दिया, उसका ट्रीटमेंट ठीक है कि नहीं ये नहीं बताया। इसको तो कैश बुक में एडजस्ट होना चाहिए, इसका तो कैश बुक में एडजस्ट होना चाहिए, बेएडजस्ट नहीं होना चाहिए। अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया बैंक स्टेटमेंट में, तो हमें उसे बीआरएस में शो करवाने की बजाय क्या करना चाहिए? ये उसने केस स्टडी में पूछा क्वेश्चन,
पूछा क्वेश्चन, हमने प्रोसीजर उसकी अमाउंट की वेरिफिकेशन के बता दिए, उसने कहा मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करके एडजस्ट करवाना था इसे अकाउंट्स में, क्या ये किसने लिखना था? तो पिक कर रहे हैं बात को। तो चलिए बहाने से बीआरएस के प्रोसीजर भी हमने डिस्कस कर लिए। अब वापस आ जाते हैं नेक्स्ट, अगर किसी केस में कहे फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, अच्छा अब ये जो है ना, ये कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इस वाले केस में और इस वाले केस में क्या फर्क है? इसमें इन्वेंट्री काउंट पॉसिबल था लेकिन बैलेंस शीट डेट पे नहीं, अदर देन बैलेंस शीट डेट। इस केस में फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। आप मुझे कोई एक रीजन बता सकते हैं जिसकी वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन 31 दिसंबर को पॉसिबल नहीं है लेकिन बाद में किसी डेट पे पॉसिबल है? कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, शाबाश। अच्छा, आप मुझे कोई एक ऐसी सिचुएशन बता सकते हैं जिसमें इन्वेंट्री को कभी फिजिकली वेरीफाई करना पॉसिबल ही ना हो? नहीं, इन्वेंट्री सर्विस नहीं, इन्वेंट्री है, उसको फिजिकली वेरीफाई नहीं कर सकते। नेचर ऐसी है कि वो काउंट की जैसे उसकी नेचर, एग्जांपल बताए ना, कंसेप्ट क्लियर एग्जांपल। हमारा सामान अफ्रीका पड़ा है तो अफ्रीका के ऑडिटर को कहेंगे वेरीफाई करके रिपोर्ट दे दे। कंपोनेंट ऑडिटर का कंसेप्ट इसी वजह से आया था दुनिया में, पॉसिबल है। न्यूक्लियर वेपन, शाबाश, न्यूक्लियर वेपन, ये थोड़ी ना कहेंगे चला के दिखाएं हमें भी न्यूक्लियर साइड। बाज़ औक़ात कुछ एसेट्स होते हैं, मिलिट्री के ऑडिट, स्पेशल ऑडिट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सब इसकी मैं इजी एग्जांपल देता हूं। नासा का ऑडिट करने के लिए गए, उसने कहा वो जेम्स वेब कैमरा लॉन्च किया है स्पेस में, उस पे हमारे 10 अरब डॉलर खर्च हुए हैं और वो फिक्स एसेट्स में आ रहा है, टेंजिबल फिक्स एसेट में आ रहा है। स्टैंडर्ड कहता है फिजिकल वेरिफिकेशन करो, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या उन्हें कहेंगे हमें भी उधर भेजो? नहीं कर सकते। हाँ, ये फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, यही समझा रहा हूं। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? अल्टरनेट प्रोसीजर। अब अल्टरनेट प्रोसीजर, भाई वो उधर से अगर सियारों की तस्वीरें लेके भेज रहा है, हमें सियारों की तस्वीरें लेके भेज रहा है, तो अल्टरनेट प्रोसीजर नहीं है ये, विड्रॉ नहीं करेंगे और फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं पॉसिबल है। लेकिन अल्टरनेट प्रोसीजर से एविडेंस तो लिया जा सकता है, उसकी लॉन्च करने की वीडियो तो बनी होगी, वो जो खर्चे हुए हैं उसके ऊपर उस तस्वीरें तो होंगी उनके पास, सारे साइंसदान वो लॉन्च फीता काट रहे होंगे तो जब लॉन्च किया था। तो ये सारे अल्टरनेटिव एविडेंस है। चलें एक और आसान मिसाल, ये आपके घर टेलीफोन लाइन है, पुरानी एग्जांपल है, टेलीफोन लाइन एक्सचेंज से आपके घर तक आती है लेकिन इसकी अंडरग्राउंड केबल होती है, और आपने शायद देखा वो एक होती है समंदर के अंदर केबल, सीमीवी फाइबर ऑप्टिक, जिसको शार्क चक मारती है तो इंटरनेट फिजिकल एसेट है, एग्जिस्ट कर रहा है, अंडरग्राउंड है या अंडर सी है, फिजिकली वेरीफाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, वीडियो का शाह क्यों करेंगे? शाह कहेगी आ जाओ सैर करवाती है तुम्हें। तो क्या करेंगे? इसमें अल्टरनेट प्रोसीजर्स क्या होंगे? हम देखेंगे ट्रैवलिंग, अगर डाटा ट्रांसमिट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तो कोई ना कोई मीडिया, ये कंसेप्ट है कि इसमें फिजिकल वेरिफिकेशन कभी पॉसिबल ही नहीं है। हमने बैलेंस शीट डेट के ऊपर ही अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म कर दिए और डॉक्यूमेंट्स वगैरह को चेक कर लिया, यूज टेक्नोलॉजी, ठीक है, ड्रोन वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह। और ये केस वो है कि इन्वेंट्री ओपन थी, वेरीफाइबल कंडीशन में थी, किसी वजह से उस डेट पे हम नहीं जा सके। इसकी खासतौर पे प्रैक्टिस में एक और एग्जांपल होती है, जब ऑडिटर ईयर एंड के बाद अपॉइंट हो, जब ऑडिटर ईयर एंड के बाद अपॉइंट हो, नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, ऑडिटर एजीएम में पहले अपॉइंट हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एग्जाम्पल, तो उस सूरत में ऑडिटर ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुआ तो ईयर एंड का बैलेंस वेरीफाई करने के लिए उसे, वो कौन सा कंसेप्ट है, ये ऊपर वाला कि नीचे वाला? ये ऊपर वाला। क्लियर? इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट, ये तो अभी बात हुई। इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट में सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या है? इंपेयरमेंट टेस्टिंग। इंपेयरमेंट टेस्टिंग की कैलकुलेशन क्लाइंट की, उस पे हम एस्टिमेट्स और रीजनेबलनेस देखेंगे उनकी, और अगर एक्सपर्ट बिल्कुल क्लाइंट ने कहा, वो 30% वाली केस स्टडी याद है ना, क्लाइंट ने कहा मशीनरी है इसकी ऑपरेटिंग कैपेसिटी 30% कम हो गई है, हम कहेंगे यार हमें दिखने में तो नहीं लग रही है,
कहते हैं सर दिखने में लेकिन इसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर को इंजीनियर ही बताएगा। और ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बात बताऊं कि क्लाइंट के जो वैल्यूएशन होती है ना एसेट्स की रिवैल्यूएशन, खास तौर पे इक्विपमेंट की रिवैल्यूएशन, इसके लिए बाकायदा इंजीनियर्स होते हैं और ये वैल्यूएशन सबसे ज्यादा करवाते हैं बैंक्स, क्योंकि बैंक्स के पास इन इक्विपमेंट के अगेंस्ट मॉर्गेज या चार्ज करवा के कंपनी से लोन लिया होता है। तो बैंक को पता होना जरूरी होता है कि हमने जिन एसेट्स के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया उनकी वैल्यूएशन क्या है। तो ये बैंक ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ना वैल्यूज की लिस्ट दी हुई है कि जब जैसे आप देखते हैं ना सीए फर्म्स की लिस्ट है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, उसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वैल्यूअर्स की लिस्ट बनाई हुई है। कैटेगरी ए के वैल्यूअर ये है, कैटेगरी बी के वैल्यूअर ये है, सी के वैल्यूअर, उसने बताया हुआ है कि एसेट की अमाउंट इतनी होगी ना, इसकी वैल्यूएशन कैटेगरी सी वाला करेगा, अगर ज्यादा अमाउंट है तो फिर बी वाला करेगा, अगर उससे भी ज्यादा अमाउंट है तो कैटेगरी ए वाला वैल्यूअर करेगा। तो हम इसमें एक्सपर्ट को भी, क्योंकि इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट, यहां पे फिक्स एसेट अगर मशीनरी है ना, कोई इक्विपमेंट है कोई, फिर कंफर्म है कोई ना कोई एक्सपर्ट आया होगा, कोई ना कोई एक्सपर्ट। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वो एक्सपर्ट की बात नहीं लिखता तो हम सिर्फ उसे जनरली एक लाइन में लिख के खत्म कर देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में वो लिख देता इंपेयरमेंट टेस्टिंग हुई थी और एक्सपर्ट को बुलाया गया, तो चूंकि स्पेसिफिकली एक्सपर्ट का जिक्र कर दिया, हमने मार्क्स देखे, मार्क्स भी ज्यादा थे, तो हमने इंपेयरमेंट के साथ साथ यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट के भी पॉइंट लिख दिए। वो याद है, वो दो कैटेगरी होती थी, एक होती थी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, एडिक्वेसी ऑफ, याद है वो पॉइंट। वो जब कभी किसी भी केस में या तो हमसे रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ रहे ना कि एक्सपर्ट के वर्क को यूज करना, एडिक्वेसी कैसे वैल्यूएट करेंगे, सीधा क्वेश्चन है। लेकिन अगर केस स्टडी में पूछे तो कैसे पूछेगा, किसी केस स्टडी में हमें कहेगा कि एक्सपर्ट खुद अपने मुंह से कहेगा कि एक्सपर्ट को एंगेज किया गया, बताइए क्या करेंगे। एक केस में उसने पता क्या किया, उसने कहा क्लाइंट ने रिवैल्यूएशन करवाई है, एक्सपर्ट को एंगेज करके उसने रिवैल्यूएशन रिपोर्ट दी है, बताइए आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। ब्रैकेट में क्लियरली लिख दिया था कि प्रोसीजर रिलेटिंग टू कंपिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड। तो कौन से प्रोसीजर लिखने थे, सिर्फ एडिक्वेसी के, लेकिन स्टूडेंट्स ने वहां दोनों छाप दिए। लेकिन इससे उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि एडिक्वेसी के भी तो लिख दिया। एक्स्ट्रा मटेरियल था, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एक्स्ट्रा सिर्फ उस सूरत में होती है नेगेटिव मार्किंग एक्स्ट्रा मटेरियल लिखने की, नॉर्मली पूरी ऑडिट में नहीं होती, दो केसेस में होती है। थ्रेड्स में जब आप सारे थ्रेड लिख दें सारे, और ओपिनियन में जब आप सारे ओपिनियन लिख दें, तो उस सूरत में आपको 0 नंबर देगा। वरना बाकी अगर आपके जहन में केस स्टडी में कुछ प्रोसीजर आ रहे हों और आप लिख दें और सोल्यूशन आए तो पता चले आपने एडिशनल लिख दिए थे, नो इशू। सिर्फ इतना कोई इशू होगा एग्जाम में आपका टाइम जाया हुआ थोड़ा सा, वरना और कोई इशू नहीं। आपका सबसे आसान डेटर बैंकरप्ट हुआ शाम को कर, अच्छा मैं सोच रहा था कि जो मुझे इसके प्रोसीजर बताया उसे 100 रुपया दे दूं, आप कह रहे हैं शाम को देर कर ले, शाम को कर लेते है कोई माइका लाल जो डेटर्स की बैंकरप्सी के प्रोसीजर बताएगा। सर एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट, सेल्स एग्रीमेंट, जो डेटर के भाई सेल की है तो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में खास तौर पे क्या चीज देखेंगे, सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है कि नहीं डेटर से, सिक्योरिटी क्यों, क्योंकि सिक्योरिटी रिक्वायर्ड है तो उतना बैड डेट वो सिक्योरिटी बेच के रिकवर शाबाश। और इसके अलावा कब तक पेमेंट वापस करेगा, कब तक पेमेंट वापस करेगा, वो कहेगा क़यामत के दिन मिलेंगे। अब बैड डेट हो गया, बैड डेट हो गया, बैंकरप्सी ऑफ डेटर। क्वेश्चन में उसने कहा कि डेटर बैड डेट हो गया, कितना उसने दे दिया होगा या कितना दे दिया, जितना दे दिया वो तो डेटर का हिस्सा ही नहीं है, तो क्या हो गया यार। हम ये देखेंगे कितना दे दिया है ये रेंट के बाद, ये कहना भूल गए, ये नहीं कह रहे थे। और लिक्विडेटर को कंफर्मेशन लेटर नहीं सेंड करना, मैनेजमेंट से डिस्कस नहीं करना, क्या डिस्कस करना मैनेजमेंट से सर, हाँ बेसिस ऑफ प्रोविजनिंग क्या है, 50 में 2.5 रुपये मिलेंगे बस भाई। अच्छा ये वाले जो प्रोसीजर है ना, ये याद रखिएगा, फिक्स एसेट्स के इंटेंजिबल, इनटेंजिबल, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रोसीजर्स हैं, सबसे ज्यादा है, मैं पूरे चैप्टर में इनको लाजमी पढ़ लेना है। और ये केस स्टडीज अगर तो, अच्छा देखें आपके पास ऑप्शन है, अगर तो आप कल वाली जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट की केस स्टडीज थी और ये वाली केस स्टडीज आप खुद से कर लेंगे और सॉल्यूशन के साथ मैच भी कर लेंगे,
और जो फर्क आया वो खुद से समझ भी लेंगे, तो फिर आपको दोपहर का लेक्चर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस को डिस्कस करें, टेंजिबल को भी, इनटेंजिबल को भी, मिसलेनियस वैल्यू को भी, साथ में डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, सही जवाब पे प्राइज भी मिले आपको, कोई प्रोसीजर समझ नहीं आया तो वो पूछ भी लें टीचर से, और फिर कभी कभी चाय जूस भी मिले, तो फिर उसके लिए दोपहर की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम क्या करेंगे, केस स्टडी की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। आजकल नहीं आ सकते तो यूट्यूब पे तो अपलोड हो ही जाता है, प्रैक्टिस वाली क्लास यूट्यूब पे वहां से देख लीजिए। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।